अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। जून की एक तपिश ज़दा दोपहर मैं अपने ऑफिस में बेजार बैठा था और इस बेजारी का सबब यह था कि यकायक मेरे एसी ने काम करना छोड़ दिया था। पिछले एक हफ्ते से मेरे ऑफिस के एसी में अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। मैंने फौरी तौर पर मैकेनिक को बुलाकर एसी का चेकअप भी करवा दिया था और इसने मुझे तसल्ली दे दी थी। वकील साहब, इन छोटी मोटी आवाज़ों की फिक्र ना करें, आपका एसी आला दर्जे का है, इसे कुछ नहीं होगा। मैंने मैकेनिक से ज़्यादा जरा मुनासिब ना जानी और उसकी बात पर यकीन कर लिया। 2-3 रोज़ तक एसी में से उसकी मखसूस आवाज़ के सिवा और कोई नामानूस आवाज़ सुनाई न दी और आज वो अचानक बैठ गया था। खैर, मैकेनिक एसी निकाल कर अपनी वर्कशॉप में ले गया था। एसी ना होने के बाद जो बेजारी थी सो तो थी ही, ऊपर से एक क्लाइंट की अजीब व गरीब गुफ्तगू से मेरे दिमाग का दलिया बन गया था। वो एक पुरकशिश और खूबसूरत औरत थी, उम्र 35 के करीब रही होगी। उसके चेहरे के नकुश में तीखापन पाया जाता था जो जिनसे मुखालिफ को फ़ौरन अपनी जानिब मुतवज्जा कर लेता था। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब, उसने खासी बेतकल्लुफ़ी से मुझे सलाम किया। फिर मेरे सामने कुर्सी संभालने के बाद एसी निकल जाने से पैदा होने वाले मुस्ततिल खला की जानिब देखते हुए हमदर्दी भरे लहजे में बोली, ओह, तो इस वजह से आप गर्मी में बैठे हुए हैं। वालेकुम सलाम। मैंने बड़े रसान से उसके सलाम का जवाब दिया और कहा, अचानक ही एसी ने काम करना छोड़ दिया है। खैर, आप बताएं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, वो शिकायती लहजे में बोली। मैंने उलझन और हैरत के मिले जुले तासुरात के साथ कहा, वाकई मैं आपको पहचान नहीं पाया हूँ। फिर मैंने दिलचस्पी भरे लहजे में पूछा, क्या हम इससे पहले मिल चुके हैं। कमोबेश 1 साल पहले हमारी मुख्तसर सी मुलाकात हुई थी, उसने मेरी आंखों में देखते हुए बताया। मेरा नाम सायका है, कुछ याद आया। सायका यानी आसमानी बिजली, और वो खुद भी किसी मुज़ोर तूफान से कम नहीं थी। खैर, मैंने साफ़गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, आई एम सॉरी सायका साहिबा, मेरी याददाश्त में आप मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही। आप रेखा के केस को तो नहीं भूले होंगे, वो याद दिलाने वाले अंदाज में बोली। मैं किसी रेखा को नहीं जानता, मैंने दो टोक लहजे में कहा, सिवाय हॉलीवुड की सुपरस्टार रेखा के, और वो भी मूवीज़ की हद तक। मैं जिस रेखा की बात कर रहा हूँ वो 19-20 के फ़र्क से फिल्म स्टार रेखा जैसी ही दिखती है, वो वजाहत करते हुए बोली। इसलिए वो अपने हलके में रेखा के नाम से मशहूर है, वैसे उसका असल नाम यास्मीन है। आपने 1 साल पहले यास्मीन का खुला का केस डील किया था। यास्मीन मेरी गहरी दोस्त है, इसी केस के दौरान में मेरी आपसे एक मुख्तसर सी मुलाकात हुई थी। ओह, मैं एक गहरी सांस खारिज करके रह गया। लगता है आपको याद आ गया, वो ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए बोली। यास्मीन एक दुखी औरत थी जो बदकिस्मती से एक जंगली सिफ्त इंसान मुरसलीन के पल्ले बंध गई थी। मुरसलीन ड्रिंक करता था और नशे की हालत में से ज़दोकोब किया करता था। काफ़ी अरसे तक यास्मीन अपने शोहर के जुल्म और सितम बर्दाश्त करती रही थी और जब पानी सर से ऊंचा हो गया तो उसने मुरसलीन से खुला ले लिया था। यास्मीन को अदालत से मैंने ही खुला दिलाया था। यास्मीन का केस तो मुझे याद आ गया था, लेकिन बावजूद कोशिश के भी मैं अपनी याददाश्त में सायका को ढूंढ नहीं पाया था। बहरहाल इसके इत्मीनान की खातिर मैंने कह दिया, जी बिल्कुल सब याद आ गया है। मैं ऐसा ही एक नफसियाती केस लेकर आपके पास आई हूँ, सायका ने पुरजोश अंदाज में कहा। फीस आपकी मर्ज़ी की होगी और काम मेरी मर्ज़ी का होना चाहिए। जहाँ तक मेरी याददाश्त काम करती थी, यास्मीन के केस का कोई भी पहलू नफसियाती नहीं था। खैर, कोई सवाल किए बगैर मैंने रफ पैड और कलम संभाल लिया और सायका की तरफ देखा। कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे कि मैं भी आपकी वकालत में खुला का कोई मुकदमा दायर करने का इरादा रखती हूँ, उसने शरारत भरे लहजे में इस्तफसार किया। आपकी गुफ्तगू का पस मंज़र तो इसी जानिब इशारा करता था, लेकिन अभी जो सवाल किया इससे ज़ाहिर होता है कि मामला खुला का हरगिज़ नहीं है, मैंने पुरएतमाद अंदाज में जवाब दिया। आप एक ज़हीन और बेदार मग़ज़ वकील हैं, वो सताइशी नज़र से मुझे देखती हुई बोली। आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। मैं अपने शौहर से निजात हासिल नहीं करना चाहती, बल्कि उसे सुधारने की शदीद ख्वाहिश रखती हूँ, और इस सिलसिले में आप मेरी मदद करेंगे। वो किस तरह? मैंने बेसाख्ता पूछा। हारिस का नफसियाती ट्रीटमेंट करके, वो ठहरे हुए लहजे में बोली। हारिस मेरे शौहर का नाम है। वो 4-10 जितनी भी मीटिंग्स हों
میں آپ کو ہر میٹنگ کے حساب سے آپ کی منہ مانگی فیس دوں گی، بس آپ کسی بھی طرح حارث کو ایک نارمل انسان بنا دیں۔ میں آپ کی ضرورت کو بالکل بھی سمجھ نہیں پایا ہوں، میں نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ میں ایک وکیل ہوں، کوئی دماغی ڈاکٹر نہیں ہوں۔ میں اس سے بحث کرنے میں نہیں جیت سکتا تھا۔ وہ جتنی پرعزم اور پراعتماد نظر آتی تھی، اس سے میں نے یہی اندازہ لگایا تھا۔ آپ پہلے مجھے اپنے شوہر کا مسئلہ بتائیں، اس کے بعد ہی میں کوئی فیصلہ کروں گا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ آئندہ 15 منٹ میں سائقہ نے مجھے جو کہانی سنائی، اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سائقہ حارث کی دوسری بیوی تھی۔ ان کی شادی کو لگ بھگ 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن وہ ابھی تک اولاد ایسی نعمت سے محروم تھے۔ حارث عمر میں سائقہ سے 20 سال بڑا تھا۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ اس نے حارث فوڈز کے نام سے ایک ٹریڈنگ کمپنی بنا رکھی تھی، جس کا آفس نیو چالی کے علاقے میں واقع ایک معروف بلڈنگ میں تھا۔ حارث سائقہ سے شادی کے وقت اپنی عمر کی نصف سینچری مکمل کر چکا تھا۔ اس نے سائقہ سے یہ شادی نہایت ہی خاموشی اور رازداری سے کی تھی، لیکن بعد ازاں اس نے ایک یادگار پارٹی دے کر سائقہ کو اپنی بیوی کی حیثیت سے متعارف کرا دیا تھا۔ بقول سائقہ، اس نے اپنی پوری زندگی میں ایسی شاندار سرپرائزنگ پارٹی نہیں دیکھی تھی۔ حارث نے اس پارٹی کو گولڈن جوبلی برتھ ڈے کا نام دیا تھا اور اپنے حلقے کے ان چنیدہ افراد کو مدعو کیا تھا جو اس وقت اپنی زندگی کے 50ویں زینے پر کھڑے تھے۔ کیک کاٹنے سے پہلے جب حارث نے مہمانوں کو بتایا کہ یہ ان کا بھی گولڈن جوبلی ایئر ہے، تو انہیں خوشگوار حیرت ہوئی تھی، کیونکہ ان میں سے کسی کے ذہن میں یہ نکتہ موجود نہیں تھا۔ سائقہ کی رعنائی اور دلکشی نے اس گولڈن جوبلی پارٹی کی رونق کو کئی گنا بڑھا دیا تھا۔ حارث بنیادی طور پر ایک امپورٹر تھا۔ وہ آسٹریلیا، کینیڈا، امریکہ، افریقہ اور عرب ممالک سے چنا اور دالیں امپورٹ کیا کرتا تھا۔ اس کا بزنس بہت اچھا چل رہا تھا۔ مارکیٹ میں اس کا بہت اچھا نام چل رہا تھا۔ حارث اور سائقہ PECHS کے بلاک نمبر 2 میں واقع 400 گز کے ایک عالیشان بنگلے میں رہائش پذیر تھے۔ یہ بلاک 2 کی 55 والی پٹی بھی کہلاتی تھی۔ حارث خود بھی 55 کے ہندسے کو چھو چکا تھا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، مگر سائقہ کا خیال تھا کہ اس کے شوہر کو نفسیاتی علاج کی ضرورت تھی، اور اسے میرے اندر ایک نفسیاتی مولد چھپا ہوا نظر آ رہا تھا۔ ابھی تک آپ نے مجھے جو تفصیل بتائی ہے، اس کی روشنی میں حارث بڑی خوشگوار اور کامیاب زندگی گزار رہا ہے۔ سائقہ سانس ہموار کرنے کے لیے رکی تو میں نے کہا، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ کیا آپ نے اپنے شوہر کو کس قسم کا علاج کروانا چاہتی ہیں۔ اگر میری بات مکمل ہو چکی ہوتی تو شاید آپ مجھ سے سوال کرنے کی ضرورت ہی نہ پیش کرتے۔ وہ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بڑی لگاوٹ سے بولی۔ میں اسی طرف آ رہی تھی۔ آ جائیں، میں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ میں ہمتاً خوش ہوں۔ اگر دیکھا جائے تو ہماری زندگی میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولی۔ عزت، دولت، شہرت، عیش و آرام، سب کچھ ہمیں میسر ہے، لیکن کچھ عرصے سے حارث جیسے بجھ کر رہ گیا ہے۔ میں اس کے حوالے سے گہری تشویش میں مبتلا ہو گئی ہوں۔ میری ذات میں اس کی دلچسپی بڑی تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک ہی گھر میں رہنے کے باوجود بھی ہمیں تنہائی میں وقت گزارے ہفتوں بیت جاتے ہیں۔ حارث کے رویے سے مجھے ایسا محسوس ہونے لگا ہے جیسے اسے میرے وجود کا احساس ہی نہ ہو، حالانکہ اس کیفیت سے پہلے مجھے دیکھے بغیر اسے چین ہی نہیں آتا تھا۔ پتہ نہیں وہ مجھے دانستہ نظر انداز کر رہا ہے یا کوئی دوسرا ہی چکر ہے۔ سچ پوچھے تو میں حارث کے لیے بے حد پریشان ہوں۔ ایک محبت کرنے والی مخلص بیوی کو اپنے شوہر کی ایسی حالت کے لیے پریشان ہونا ہی چاہیے، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حارث ایک بزنس مین ہے اور کاروبار میں اتار چڑھاؤ اور نفع نقصان ایک لازمی شے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حارث کے دماغ پر اسی نوعیت کا کوئی دباؤ ہو۔ یہ خیال میرے ذہن میں بھی آیا تھا، اس نے معتدل انداز میں کہا۔ میں نے اس خط پر بہت سوچا ہے، کافی جانچ پڑتال بھی کی ہے، لیکن سمجھ میں یہی آیا کہ ایسی کوئی وجہ نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو حارث کا سب کے ساتھ ایک جیسا رویہ ہوتا۔ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ نارمل رہتا ہے؟ میں نے الجھن زدہ لہجے میں استفسار کیا۔ جی بالکل، اور میری فکر مندی کا سبب بھی یہی ہے، وہ بوجھل آواز میں بولی۔ آفس کا اسٹاف ہو یا دیگر کاروباری لوگ، وہ سب کے ساتھ نارمل انداز میں ملتا ہے اور بڑی معقول بات چیت کرتا ہے، لیکن میرے پاس آتے ہی وہ جیسے آف ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی بات کو لے کر آپ سے خفا ہوں۔ میں نے ایک امکان کی جانب اشارہ کیا۔
इंसान की खफगी का कोई सबब भी तो होना चाहिए ना वकील साहब, वो ठहरे हुए लहजे में बोली। अगर वो मुझसे नाराज़ है तो इसे बताना चाहिए कि मेरी कौन सी बात उसे बुरी लगी है। लम्हाती तवक्कुफ करके उसने मायना खेज नज़र से मुझे देखा, फिर राजदाराना अंदाज में बोली, मुझे तो अब शक सा होने लगा है। इब्तिदा में मैंने बादल नाखास्ता इसकी बिप्ता सुनने के लिए हामी भर ली थी, लेकिन रफ्ता रफ्ता उसकी कहानी में मुझे दिलचस्पी महसूस होने लगी थी। उसने मशकूक अंदाज में अपनी बात मुकम्मल की तो मैं पूछे बिना न रह सका, किस किस्म का शक? वो चंद लम्हात तक मुतसब्सब नज़र से मुझे देखती रही, फिर सरसराती हुई आवाज़ में बोली, ये शक कि किसी ने हारिस पर कोई सिफरी वगैरह तो नहीं करा दिया, कोई दुश्मन हमारे बीच जुदाई डालने की कोशिश तो नहीं कर रहा, इसके गंदे अमल के असरात ने हारिस के दिमाग को अपनी गिरफ्त में ले रखा हो, इसीलिए वो मुझसे बरगश्ता और खिंचा खिंचा सा रहने लगा है। वेरी वेरी सॉरी टू से, मैंने सायका के चेहरे पर निगाह जमाकर दो टोक अंदाज में कहा। मैं जादू टोना और इसी अंदाज के दूसरे अमलियात वगैरह को नहीं मानता। आपको इन चीज़ों पर यकीन हो या ना हो, वो अजीब से लहजे में बोली, लेकिन ये सब होता तो है ना। बाज़ लोग ये हवाई मखलूक के ज़रिए गंदे अमाल और बंदिशों नाचाकी के दीगर काम करवाते हैं। सिफरी विफली का तो मुझे पता नहीं। मैंने उसकी वजाहत को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने के बाद चौंकते हुए लहजे में कहा, अलबत्ता मेरे जहन में एक बात आ रही है। ये ख्याल यकायक मेरे जहन में नमूदार हुआ था। मेरे अंदाज में मौजूद पुरअसरारियत के ज़ेरे असर सायका ने मुझसे इज़्तिरारी लहजे में पूछा, कौन सी बात वकील साहब? कहीं आप दोनों मियाँ बीवी के बीच, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, कोई तीसरा किरदार तो नहीं आ गया? आपका मतलब है? वो मुस्तरब लहजे में मुझसे पूछने लगी, हारिस किसी और औरत में दिलचस्पी ले रहा है? मेरी बात ने उसके दिमाग को 11,000 वोल्ट का हाई टेंशन झटका दिया था। उसके चेहरे और आंखों में तशवीश भरी बेयकीनी झलक रही थी। वो यकबार की मुसीबत ज़दा दिखाई देने लगी थी। इस वक्त हम हारिस के जहनी बदलाव के इम्कानात पर गुफ्तगू कर रहे हैं और ये जानने के लिए कोशिश हैं कि हारिस सिर्फ आपके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा, इम्कानात की इस बातचीत में एक इम्कान ये भी तो हो सकता है जिसकी जानिब मैंने इशारा किया है। मैं हारिस के नाकाबिले फ़हम बर्ताव की वजह से पहले ही बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ वकील साहब, वो मुज़महिल लहजे में बोली। आप दिल दहला देने वाली बातें तो ना करें ना। मैंने तो ज़मीनी हक़ायक़ बयान करने की कोशिश की है सायका जी, मैंने कहा। ऐसे हक़ायक़ अमूमन इंसान जिनसे आंखें चुराने की सही करता है, मगर इंसान के इस सरफ़ नज़र से हक़ायक़ में कोई तब्दीली रूनुमा नहीं होती। अब जो भी है, वो मजबूत लहजे में बोली, मेरी इस मुश्किल का आपने ही आसान बनाना है। हारिस पर किसी ने कोई गंदा अमल कराया है, या वो किसी दूसरी औरत में दिलचस्पी लेने लगा है, और या फिर ये इसकी नफ्सियात की कोई पेचीदगी है। इस मामले की असल तशख़ीस और शाफ़ी इलाज आपकी ज़िम्मेदारी है। आप किसी बहाने हारिस से दोस्ती करें या कोई पार्टी बनकर इसके साथ 1 to 1 कारोबारी मीटिंग्स करें, ये सोचना आपका काम है। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि हारिस बिल्कुल पहले जैसा हो जाए। बात के इख्तिताम पर उसने अपना बेशकीमत पर्स खोल लिया, फिर उसके अंदर से बड़ी मालियत के चंद नोट निकाल कर मेरी जानिब बढ़ा दिए। मैंने इन करेंसी नोटों को छुए बगैर पूछा, ये क्या है? ये आपके काम का टोकन है, इसे बयाने की रकम समझकर रख लें। वो मज़कूरा नोटों को मेरी मेज़ पर रखते हुए बोली, आप फ़ी मुलाकात जितनी फ़ीस लेना चाहेंगे मुझे मंजूर होगी, और ये टोकन मनी बग़ैर किसी हिसाब किताब के है। आप इन पैसों को वापस अपने पर्स में रख लें। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, अभी मैंने ये केस लेने का इंदिया नहीं दिया, लिहाजा टोकन मनी या किसी और किस्म की रकम नहीं ले सकता। ओके, तो आप फैसला कर लें। वो रकम को उठाए बगैर सपाट आवाज़ में बोली, आप हारिस को राह रास्त पर लाने के लिए मुझसे ताउन करने पर तैयार हैं या नहीं? सायका साहिबा, मैं समझता हूँ आपके शौहर के मामले को किसी माहिर नफ्सियात को हैंडल करना चाहिए, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। इसके साथ ही आपको एक प्राइवेट सुराग रसा की भी ज़रूरत है जो हारिस की गैर नसाबी सरगर्मियों पर नज़र रख सके। इसका मतलब है कि आप मुझे मायूस कर रहे हैं। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने माज़रत खाना अंदाज में कहा। हारिस का केस मेरे प्रोफेशन से मुताबिकत नहीं रखता। हाँ, अगर आपको कानून और अदालत के हवाले से मुझसे किसी किस्म की मदद दरकार हो तो मैं हाजिर हूँ। वो चंद लम्हात तक सोचती हुई नज़र से मुझे देखती रही, फिर मकैनिकी अंदाज में बोली, ज़रा अपना पैड और पेन मुझे दें। मैंने बेचुओं चरा पैड और कलम उसकी जानिब बढ़ा दिया। सायका ने पेड पर कुछ लिखा, फिर दोनों चीज़ें मुझे देते हुए बोली,
मैंने पेट पर निगाह डाली तो मालूम हुआ कि सायका ने वहाँ एक नंबर लिखा था। मैंने उलझन ज़दा नज़र से उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या ये आपका नंबर है? नहीं, वो उठकर खड़े होते हुए बोली। फिर? ये कुद्दूस भाई का कॉन्टैक्ट नंबर है, उसने जवाब दिया और अपना कीमती बैग उठा लिया। मैं पूछे बिना ना रह सका कि कौन कुद्दूस भाई? कुद्दूस भाई आला दर्जे के एसी मैकेनिक हैं। वो एक अदा से बोली, आपके ऑफिस की दीवार में फाड़ की तरह मुंह खोले खड़ा ये खड्ड अच्छा नहीं लगता। आप पहली फुर्सत में कुद्दूस भाई से राब्ता करें, वो चुटकी बजाते ही आपका मसला हल कर देंगे। बात के इख्तिताम पर वो जाने के लिए मुड़ी तो मैंने कहा, अपने ही पैसे तो उठा लें। मैंने 1 घंटा आपका दिमाग चाटा है, वो जज्बात से आरी लहजे में बोली। आप एक मसरूफ वकील हैं, इस रकम को आप अपने इस कीमती वक्त का मुआवजा समझ लें। खुदा हाफिज। सायका खुदा हाफिज कहने के बाद मेरे ऑफिस से निकल गई और मैं एक गहरी सांस खारिज करके ये सोचने लगा कि ये किस किस्म की क्लाइंट थी। ऐन मुमकिन था कि मैं सायका और उसके जहनी मरीज हामिद हारिस को भूल जाता, लेकिन लगभग 2 माह बाद एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने सायका को मेरे करीब कर दिया था। मैं एक अदालत से निकलकर दूसरी अदालत की जानिब जा रहा था कि सिटी कोर्ट के कंपाउंड में मैंने अपने एक हमपेशा शख्स को एक बंदे के साथ राज़ो न्याज़ करते देखा। पहले तो मैं यही समझा कि वो वकील साहब अपने किसी क्लाइंट से हम कलाम हैं, मगर मुझ पर नज़र पड़ते ही मज़कूरा वकील साहब ने मेरी तरफ इशारा करते हुए इस बंदे से कुछ कहा। हमारे दरमियान इतना फासला था कि मैं इनकी बातें नहीं सुन सकता था। ताहम मुझे ये समझने में कोई दिक्कत महसूस न हुई कि इन दोनों की गुफ्तगू का मौजू मेरी ज़ात ही थी। वकील मौसूफ इस बंदे को मेरी सिमत मुतवज्जा करने के बाद कैंटीन की जानिब बढ़ गए थे और वो मर्द मज़कूर लंबे डग भरते हुए मेरी जानिब आ गया। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। मेरे नज़दीक पहुंचने के बाद उसने मोहब्बत भरे अंदाज में मुझे सलाम किया और मुसाफिर के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। मैंने मुसाफा करने के दौरान में उसके सलाम का जवाब दिया और सवालिया नज़र से उसे तकने लगा। वो इज़्तिरारी लहजे में अपना तारुफ कराते हुए बताने लगा, मेरा नाम करीम है, काजी करीम। सायका साहिबा ने मुझे आपके पास भेजा है। और काजी करीम नामी शख्स की उम्र 40 बरस रही होगी, कद दरमियाना, रंग गंदुमी और बदन माइल ब फरवी। उसने अपनी आंखों पर नज़र का नफीस गोल्डन चश्मा लगा रखा था। सायका कौन? बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला। मैं मैडम सायका की बात कर रहा हूँ वकील साहब, वो मुझे याद दिलाने वाले अंदाज में बोला। हारिस साहब की मिसेज। मैं हारिस फूड्स में मैनेजर की हैसियत से काम करता हूँ। मैं सुबह आपके ऑफिस भी गया था। मैं उमूमन दोपहर में अपने ऑफिस में बैठता हूँ, मैंने किता कलामी करते हुए कहा। खैर, ये बताएं कि सायका साहिबा ने मुझे किस सिलसिले में याद फरमाया है? हारिस फूड्स का नाम सुनते ही मैं समझ गया था कि काजी करीम किस सायका का जिक्र कर रहा था। उसके साथ ही मुझे सायका से होने वाली पहली मुलाकात भी पूरी तफसील के साथ याद आ गई थी। सायका साहिबा एक मुश्किल में फंस गई हैं, काजी करीम ने गहरी संजीदगी से बताया, और मैडम का ख्याल है कि सिर्फ आप ही इन्हें इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। काजी करीम के गंभीर अंदाज ने मुझे चौंका दिया। मैंने पूछा, आप किस मुसीबत की बात कर रहे हैं? मैडम इस वक्त थाने की हवालात में बंद हैं, काजी करीम वजाहत करते हुए बोला। इन पर कत्ल का इल्ज़ाम है। ओह! मैंने एक तशवीश भरी सांस खारिज की और पूछा, आपकी मैडम साहिबा ने किसको कत्ल कर दिया है? उन्होंने किसी की जान नहीं ली, वो मजबूत लहजे में बोला। वो एक हादसा था। हारिस साहब अपनी गलती के बायस अपने घर के टेरेस से नीचे गिर गए थे, लेकिन पुलिस का दावा है कि मैडम ने अपने शौहर को धक्का देकर ऊपर से नीचे गिराया है। ये कब की बात है? मैंने इस्तफसार किया। 15 अगस्त की सहपहर में ये वाक़या पेश आया था, उसने बताया, और इसी शाम पुलिस ने एक शख्स की गवाही पर मैडम को इनके बंगले से अपने शौहर के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया था। आज अगस्त की 17 तारीख थी, यानी 2 रोज़ कबल पुलिस ने सायका को गिरफ्तार किया था। इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त वो रिमांड पर पुलिस की तहवील में थी। इस अमर की तस्दीक के लिए मैंने काजी अब्दुल करीम से पूछा, क्या पुलिस ने मैडम सायका को अदालत में पेश कर दिया है? जी हाँ, उसने अस्बात में गर्दन हिलाई और बताया। 16 अगस्त की सुबह पुलिस ने मैडम को अदालत में पेश करके उनका 7 दिन का रिमांड हासिल कर लिया था। आप इस वाक़ये के बारे में और क्या जानते हैं? कुछ ज़्यादा नहीं वकील साहब, वो माज़रत खाना अंदाज में बोला। 15 अगस्त को इतवार था, लिहाजा ऑफिस की छुट्टी थी। मैं इस वक्त अपने घर पर था जब मैडम ने फ़ोन करके मुझे इस सानेहे के बारे में बताया और ताकीद की कि मैं फ़ौरन उनके पास आ जाऊं। मेरी रिहाइश महमूदाबाद के इलाके में है, जहां से PHS सोसाइटी का ब्लॉक 2 बहुत नज़दीक है। मैंने मैडम के हुक्म की तामील की और फिलफौर इनके घर पहुंच गया।
थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहां आ गई। फिर उन्होंने मैडम को हारिस साहब के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा और कुछ? मैंने टटोलने वाली नज़र से उसे देखा। वो जुझबुझ होते हुए बोला, बस इतना ही जनाब। इसके चेहरे के तासुरात से मुझे ये अंदाज़ा कायम करने में कोई दिक्कत महसूस न हुई कि बस इतना ही नहीं था, वो इस सानहे के बारे में और भी बहुत कुछ जानता था। मैं चंद लम्हात तक उसकी आंखों में झांकता रहा, फिर यकबारगी सवाल किया, काजी साहब, आपको जाने की जल्दी तो नहीं है? नो सर, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, मैडम ने मुझे आपके पास भेजा है, आप जब तक कहेंगे मैं रुक सकता हूँ। वेरी गुड। मैंने सताइशी नज़र से उसकी तरफ देखा। काजी साहब, आप कैंटीन में जाकर कुछ ठंडा गरम लें, मैं 15-20 मिनट में एक ज़रूरी काम निपटा कर आपके पास आता हूँ, फिर हम इस मामले पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। जो हुक्म वकील साहब, वो सीने पे हाथ रखकर फर्माबरदारी से बोला। और हाँ, मैंने ड्रामाई अंदाज में कहा, अगर कैंटीन में वो वकील साहब कहीं नज़र आ जाएं जिन्होंने आपको मेरे पास भेजा था, तो इन्हें मैडम सायका के मामले के बारे में कुछ नहीं बताना। मैं समझ गया वकील साहब, वो ठहरे हुए लहजे में बोला, आप फिक्र न करें, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। काजी करीम अपनी वज़ाकता और बोलचाल से मुझे एक समझदार और बुर्दबार इंसान लगा था। मैंने इसे मज़कूरा वकील से सायका के केस को डिस्कस न करने का बस ऐसे ही एहतियातन कह दिया था, वरना मुझे इन वकील साहब से किसी किस्म की कोई ज़ाती पुरखाश नहीं थी। आप इसे मेरी पेशावराना मोहतात रवि समझ लें। दूसरी अदालत में मुझे पेशकार से एक छोटा सा काम था जो मैंने चंद मिनट में निपटा लिया। इसके बाद मैं कैंटीन में पहुंच गया। काजी करीम मुझे कैंटीन के एक दूर उफ्तादा हिस्से में अकेला बैठा दिखाई दिया। मैं भी उसके सामने एक कुर्सी पर जाकर बराए जमान हो गया और कहा, काजी साहब, अगर खाने का मूड है तो बिला तकल्लुफ़ बताएं, यहाँ करीब ही उम्दा किस्म के मुर्ग चने मिलते हैं। खाने की बिल्कुल हाजत नहीं है बेग साहब, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि आपके लंच का वक्त है। अगर आप खाने के लिए जाना चाहते हैं तो चलें, मैं आपके साथ बैठकर कोई सॉफ्ट ड्रिंक ले लूँगा। इसकी तजवीज़ माकूल थी। हम कैंटीन से निकलकर मज़कूरा होटल में जा पहुँचे। मैंने हम दोनों की ज़रूरत के मुताबिक ऑर्डर दिया, फिर हमारे बीच बातचीत का सिलसिला चल निकला। सबसे पहले मैंने इसे सायका की कस्टडी के बारे में सवाल किया। मैडम सायका को किस थाने की हवालात में रखा गया है? इसने मुझे मुतालिका थाने का नाम बता दिया। मैं आज किसी वक्त थाने जाकर मैडम सायका से ज़रूर मुलाकात करूंगा, मैंने कहा, और अगर आपने और सायका ने मुझे मुतमईन कर दिया तो फिर ये केस मैं अपने हाथ में ले लूँगा। मगर आप मुझसे किस किस्म का इत्मीनान चाहते हैं? वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखते हुए बोला। मैंने इसके सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा इससे पूछ लिया, काजी साहब, आपको हारिस फूड्स में काम करते हुए कितना अरसा हो गया है? कमोबेश 10 साल, उसने बताया। 10 साल अच्छा खासा अरसा होता है काजी साहब, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मुझे यकीन है कि आप मुल्ज़िमा और मकतूल या मुल्ज़िमा और मतूफ़ी को और उनके मामलात को अच्छी तरह जानते होंगे। मुल्ज़िमा सायका से मतूफ़ी हारिस की शादी 5 साल पहले हुई थी। आप तो मतूफ़ी की पहली बीवी नायाब के बारे में भी वसी इल्म रखते होंगे, लेकिन इस वक्त मतूफ़ी की पहली शादी या पहली बीवी हमारा मौज़ू नहीं है। आप मुझे सिर्फ सायका और हारिस के बीच के तनाव के हवाले से कुछ स्पेशल बताएं। आपकी गुफ्तगू का अंदाज बताता है कि आप भी इन मियाँ बीवी के वाकिफ़ाने हाल हैं, वो मायना ख़ेज़ अंदाज में बोला। हाँ, किसी हद तक, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। फिर इसे सायका से अपनी पहली मुलाकात का अहवाल सुनाने के बाद इन अल्फाज में इजाफा किया। सायका 2 माह पहले मेरे ऑफिस आई थी। उन्होंने मुझे अपने शौहर की ज़हनी कैफियत से तफसीलन आगाह करने के बाद मुझसे दरख्वास्त की थी कि मैं हारिस को सुधारने के लिए इसका साइको ट्रीटमेंट करूं, और आपने मैडम को टका सा जवाब दे दिया था। काजी साहब, मैं एडवोकेट हूँ, कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं, मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। यह केस मेरा बनता ही नहीं था, इसलिए मैंने साफ इनकार कर दिया था। आपके इनकार से मैडम को जहनी धचका लगा था, वो सपाट आवाज़ में बोला। ताहम मायूसी की इस तारीक कैफियत के अंदर भी मैडम को उम्मीद की एक किरण दिखाई दे गई थी, और वो किरण भी आपने ही मैडम को दिखाई थी। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मैं कुछ समझा नहीं काजी साहब। मैडम मुझ पर बहुत भरोसा करती हैं, उसने एक बोझल सांस खारिज करते हुए बताया। उन्होंने मुझे आपसे होने वाली मीटिंग की तफसील से आगाह कर दिया था। मैं उसकी बात मुकम्मल होने से ही पहले बोल पड़ा। आपने उम्मीद की किस किरण का जिक्र किया था? जी, मैं इसी तरफ आ रहा था।
वो बड़े रसान से बोला। आपने मैडम के जहन में ये बीज बो दिया था कि शायद इन मियाँ बीवी के बीच में कोई तीसरा किरदार आ गया है, यानी हारिस साहब की ज़िंदगी में कोई और औरत आ गई है, जिसके नतीजे में वो सायका साहिबा से उखड़े उखड़े और खफा खफा से रहने लगे हैं। मैडम पर से इनका ध्यान हट गया है, हालांकि क्योंकि अब वो किसी और औरत में दिलचस्पी लेने लगे हैं। काजी साहब, मैंने तो एक इम्कानी बात की जानिब इशारा किया था, मैंने ठोस अंदाज में कहा। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी बेग साहब, आपको सफाई पेश करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपकी नीयत पर किसी किस्म की शक का इजहार नहीं कर रहा, वो मुतहम्मिल लहजे में बोला। लेकिन आपकी इस इम्कानी बात ने सायका साहिबा के जहन में शक का बीज बो दिया था। मैडम आपको बहुत मानती हैं, उन्होंने आपकी बात को काफ़ी सीरियस ले लिया था, फिर उन्होंने मुझे ये ख़तरनाक मिशन सौंप दिया। मुझे इस नामालूम औरत को ढूंढ निकालना था, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है। मैडम मुझ पर अंधा एतमाद करती हैं और मैंने कभी इनके इस एतमाद को ठेस भी नहीं पहुंचाई, लिहाजा मैं जी जान से इस मिशन में लग गया। मगर मुझे इस बात का अफसोस है कि मैडम की खुशनुदी की खातिर मैंने साहब को धोखा दिया। उसने मुजमहल से अंदाज में बात अधूरी छोड़ दी तो मैं चौंके बिना ना रह सका। क्या काजी साहब? कैसा धोखा काजी साहब? उसने मुजमहल से अंदाज में बात अधूरी छोड़ दी तो मैं पूछे बिना ना रह सका। कैसा धोखा काजी साहब? बुनियादी तौर पर मैं हारिस फूड्स का मुलाजिम हूँ और हारिस साहब मेरे बॉस हैं, मतलब ये कि वो मेरे बॉस थे। वो एक ठंडी सांस लेते हुए बोला। इन 10 सालों में उन्होंने हर लिहाज से मेरा ख्याल रखा था, वो मुझ पर बहुत भरोसा करते थे, लेकिन मैंने इनके भरोसे का खून कर दिया और मैडम के ईमा पर मैंने हारिस साहब की जासूसी शुरू कर दी थी। मैं इनका खुफिया ताक़ुब भी करता था। खुदा गवाह है कि मेरी नीयत में कोई खोट या फतूर नहीं था, मैं ये सब इन मियाँ बीवी के भले की खातिर कर रहा था। दिलों का हाल और नीयतों का अहवाल सिर्फ रब्बुल इज़्ज़त ही जानता है काजी साहब, मैंने उसकी बात काटते हुए कहा। आप मुझे ये बताएं कि इस सनसनीखेज मिशन का नतीजा क्या निकला था? वो मिशन सक्सेसफुल रहा था बेग साहब, उसने इंकिशाफ अंगेज लहजे में जवाब दिया। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इन मियाँ बीवी के दरमियान फासलों की खलीज हायल करने वाले तीसरे किरदार को तलाश कर लिया था। उसने उस बात में सर हिलाने पर इक्तफा किया। मैंने पुरिश्तियाक अंदाज में कहा, आप मुझे इस खातून के बारे में बताएं। इस औरत का नाम अनीला मुराद है, काजी करीम ने ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। अनीला का ताल्लुक शो बिजनेस से है, बुनियादी तौर पर वो एक मॉडल है, उसके अलावा ड्रामों में अदाकारी भी करती है। उसने कई एक स्टेज ड्रामे भी किए हैं, बहुत खूबसूरत और स्मार्ट है, उम्र 30 के करीब रही होगी। शो बिजनेस की दुनिया में वो पिंकी के नाम से जानी जाती है। बहुत खूब, आपका रिसर्च वर्क काबिल रश्क है काजी साहब, मैंने सताइशी नज़र से उसकी तरफ देखा और इस्तफसारिया अंदाज में कहा। यकीनन आपने पता लगा लिया होगा कि मतूफ़ी हारिस पिंकी की ज़ात में गहरी दिलचस्पी ले रहा था। गहरी दिलचस्पी से बहुत आगे का मामला था बेग साहब, वो पुरमाइनी अंदाज में बोला। हारिस साहब अनीला की प्राइवेट ज़िंदगी में भी दाखिल हो चुके थे और उसके बाद प्रोजेक्ट्स में पैसा भी लगा रहे थे। मुझे तो यहाँ तक भी पता चला है कि वो दोनों मुस्तकबिल करीब में शादी करने वाले थे। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, मैंने तौसीफी लहजे में कहा।